अब देखो, जब हम ग्लूकोज की बात करते हैं देन इन दैट केस हमारे पास ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का. वी हैव CHO, CH2OH, here it is OH, OH, H, OH. ये ग्लूकोज है. क्लियर? नाउ व्हाट वी फाइंड इज यहां से ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पर अटैक करेगा और इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो ऑक्सीजन है, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा. ये कार्बन कायरल नहीं है, लेकिन जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा तो ये कार्बन कायरल बन जाएगा. हाउ इट इज गोइंग टू बिकम कायरल? ये एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन सकता है. एक स्ट्रक्चर ऐसे बन सकता है. देख लो, ये हिस्सा तो सेम है. ये वाला ऑक्सीजन ये है, ये वाला ऑक्सीजन ये है, और ये यहां से आया, ये वाला कार्बन ये है. ठीक है. और दूसरा स्ट्रक्चर ये बन सकता है. अब अगर इन दोनों कंपाउंड्स को देखोगे तो दीज टू कंपाउंड्स दे डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट दिस कार्बन, बस और कहीं नहीं. और ये वो कार्बन है जो पहले कायरल नहीं था, बाद में बन गया. नाउ दिस काइंड ऑफ अ कार्बन इज कॉल्ड एनोमरिक कार्बन. ठीक है. ये हमने फिशर प्रोजेक्शन में बना रखा है. हम इसे साइक्लिक स्ट्रक्चर में बना सकते हैं, एंड दैट साइक्लिक स्ट्रक्चर वुड बी कॉल्ड व्हाट वी नो एज द हावर्थ प्रोजेक्शन. ठीक है. अब एक डेफिनेशन लिखो, एंड दैट डेफिनेशन इज कॉल्ड एनोमरिक कार्बन. लिखिए, एनोमरिक कार्बन डेफिनेशन लिख लो, फिर कॉपी कर लेना. द कार्बन, the carbon which is non-chiral, the carbon which is non-chiral in the carbon which is non-chiral in the open chain structure, the carbon which is non-chiral in the open chain structure
but becomes chiral when the cyclic structure is formed is called anomeric carbon. Is termed anomeric carbon. Is that clear? अब लिखिए, पानी नहीं है क्या उसमें? ये लो, anomeric carbon. ठीक है, अब एक और डेफिनेशन लिखो, anomers. The compounds which differ in configuration at only the anomeric carbon are termed anomers. ठीक है, अब इसे कॉपी कर लो, इनको स्ट्रक्चर्स को। अब जब हम इन स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा इस एनोमर का नाम है, डी इट बिलोंग्स टू डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये राइट साइड पे ना दिख रहा है, ठीक है, प्लस इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, मतलब ऑप्टिकल रोटेशन। इसको अगर इसके अंदर प्लेन पोलराइज लाइट डाली जाए, दैट प्लेन पोलराइज लाइट इज गोइंग टू रोटेट टुवर्ड्स राइट, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ठीक है, एंड इट्स ग्लूकोज। ठीक है, हाँ, इसके साथ हम एक और नाम ऐड कर सकते हैं। रादर देन सेइंग ग्लूकोज, वी कैन से इट टू बी glucopyranose because it's a 6-membered ring. ठीक है, तो ये भी एक इंफॉर्मेशन हम यहां पे ऐड कर सकते हैं। अब इसके नाम में सिर्फ एक चीज चेंज होती है, अल्फा की जगह दिस इज बीटा। जब हम ग्लूकोज को क्रिस्टलाइन फॉर्म में बात करते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, देन इन दैट केस वी फाइंड दैट द एंटायर ग्लूकोज इज इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर। पूरा का पूरा ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही होता है। लेकिन जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, देन वी फाइंड दैट ग्लूकोज 99% तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में होता है, लेकिन 1% ग्लूकोज इज इन द ओपन चेन स्ट्रक्चर एज वेल। इज दैट क्लियर? ठीक है, now this is the beta glucose, this is alpha glucose.
अब मैंने आपको यह बताया कि ओपन चेन, जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर 99% ग्लूकोज तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में होता है, लेकिन 1% ओपन चेन स्ट्रक्चर में होता है. नाउ दिस cyclic structure, it is mostly in the alpha form in the solid state. This can actually convert into the open chain structure. अब जब ये ओपन चेन स्ट्रक्चर वापस साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है, इक्विलिब्रियम में है, तो ये अल्फा ग्लूकोज भी बना सकता है और बीटा ग्लूकोज भी बना सकता है, और एक्चुअली ये दोनों बनाता है. अजीब सी बात यह है कि सॉलिड स्टेट में जहां अल्फा ग्लूकोज ज्यादा स्टेबल होता है, वहां पर सॉल्यूशन के अंदर बीटा ग्लूकोज ज्यादा स्टेबल होता है. तो जब ये ओपन चेन स्ट्रक्चर से वापस साइक्लिक स्ट्रक्चर में बनता है, तो बीटा ग्लूकोज ज्यादा बन जाता है, अल्फा ग्लूकोज कम बनता है. बीटा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज की ऑप्टिकल रोटेशन डिफरेंट है. जहां इसकी करीबन 119 है, इसकी सिर्फ 19 है. तो जब इनका कॉम्बिनेशन बनता है, तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनता है, ये यहां से यहां बनता है, फिर यहां से यहां बन जाता है, ये यहां से यहां बनता है, ये यहां से यहां बन जाता है. ये डायरेक्टली एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते, लेकिन ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है थ्रू द ओपन चेन स्ट्रक्चर. ठीक है. और जब ये कन्वर्ट होता है तो हमारे पास एक इक्विलिब्रियम ऑप्टिकल रोटेशन आ जाती है, जो अल्फा और बीटा के कहीं बीच में होती है, समवेयर इन बिटवीन, नॉट मिडल बट बिटवीन, क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम नहीं है. दिस इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन. म्यूटा रोटेशन. ठीक है. डेफिनेशन, ये डेफिनेशन लिख लीजिए. MUTA, muta rotation. The attainment of an equilibrium optical rotation. The attainment of an equilibrium optical rotation on starting from any of the anomer due to its conversion into the other anomer through an open chain structure is called muta rotation. ठीक है. Is that clear? हाँ भाई, म्यूटा रोटेशन समझ में आ गया. चलो, ठीक है. अब एक छोटी सी बात समझो. ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं,
इन साइक्लिक स्ट्रक्चर में कोई एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में कोई कीटोन ग्रुप नहीं है। साइक्लिक स्ट्रक्चर इज एन ईथर, ठीक है। और ईथर फेलिंग, बेनेडिक्ट, टॉलेंस, बेयर्स, ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देते। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्या है? ओपन चेन स्ट्रक्चर। क्लियर? तो इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि अगर हम देखो, ये अभी भी, ये ग्लूकोज अभी भी रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों है? क्योंकि 1% इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर, और जो 1% ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर टेस्ट देगा। ये जब कंज्यूम होगा ये और खुल जाएगा, इक्विलिब्रियम है ना। तो अल्टीमेटली सारा का सारा ग्लूकोज ये टेस्ट दे देगा। लेकिन अगर किसी तरीके से हम इस ग्लूकोज को ओपन करने से रोक दे, इफ वी डू नॉट अलाउ इट टू ओपन, देन इन दैट केस ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं बात करता हूं इसके ओपन करने की, हाउ डज इट ओपन? ओपन करने का तरीका क्या है? ये जो प्रोसेस हुआ उसका बिल्कुल उल्टा प्रोसेस होगा। उल्टा प्रोसेस क्या होगा? इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, ठीक है। ये बॉन्ड क्लीव होगा, ये बॉन्ड क्लीव होगा यहां, और ज्यादा यहां पे उल्टा बना रहा हूं मैं। ये बॉन्ड यहां पर क्लीव होगा, इस साइड, ऑक्सीजन की साइड, ठीक है। और ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर यहां अटैक करेगा, ठीक है। एग्जैक्ट एरोज उल्टे हो जाएंगे, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, ठीक है, और बॉन्ड खुल जाएगा। दिस हाइड्रोजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन हियर। ये हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के पास मूव करेगा तभी ये ओपन होगा, ठीक है। यानी कि ये वाला हाइड्रोजन, अगर मैं इस हाइड्रोजन को पहले से ही हटा दूं तो ये रिंग खुल नहीं पाएगी। इस हाइड्रोजन को हटाने के बड़े सारे तरीके हैं। एक, आप इसको CH3OH के साथ रिएक्ट करवा दो। CH3OH इसके साथ रिएक्ट करके इसको एसिटल में कन्वर्ट कर देगा, हेमी एसिटल की जगह। ये रिंग नहीं खुल पाएगी, ठीक है। इसका एसिटेट बना दो, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कर दो, फिर रिंग नहीं खुल पाएगी। या फिर इसका डायमर बना दो, इसको किसी और चीज के साथ रिएक्ट करवा दो। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने ये अल्फा डी ग्लूकोज लिया, यहां पर ये एनोमेरिक हाइड्रोजन है, इसको फ्रक्टोज के साथ रिएक्ट करवा दिया। फ्रक्टोज के अंदर भी एनोमेरिक हाइड्रोजन है, एनोमेरिक OH है। मैंने फ्रक्टोज का भी एनोमेरिक OH पकड़ लिया, मैंने ग्लूकोज का भी एनोमेरिक OH पकड़ लिया, दोनों को मर्ज करवा दिया, दोनों में अब एनोमेरिक H नहीं है, रिंग नहीं खुल सकती। ऑल्दो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना हुआ है, दोनों रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट बना है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गया, क्योंकि रिंग खुल नहीं सकती। और ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है सुक्रोज। इज दिस क्लियर? सुक्रोज, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में आते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी आते हैं, बोर्ड में भी आ सकते हैं, और वो ये आपको एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। तो उसके लिए आपको एनोमेरिक पोजीशन चेक करनी पड़ेगी, इस एनोमेरिक पोजीशन वाला हाइड्रोजन, OH वाला हाइड्रोजन अवेलेबल है या नहीं। अगर वो OH वाला हाइड्रोजन अवेलेबल है तो ये बॉन्ड खुल जाएगा, ये रिंग खुल जाएगी, और अगर नहीं है तो ये रिंग नहीं खुलेगी, और अगर रिंग नहीं खुलेगी तो ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा।
हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे? ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द म्यूटा रोटेशन एंड कहां पे हो सकता है। अच्छा, एक और बात, ये जो सुक्रोस है इसके अंदर अल्फा डी ग्लूकोज है और इसके अंदर उसके अंदर फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज की ऑप्टिकल रोटेशन नेगेटिव है, यानी कि वो एक लीवो रोटेटरी कंपाउंड है। इसीलिए ग्लूकोज को कई बार डेक्सट्रोज कहा जाता है और फ्रक्टोज को लेवलोस। लीवो रोटेटरी ना, इसलिए बोलते हैं लेवलोस। अगर मैं ये सुक्रोस लेकर उसका हाइड्रोलिसिस कर दूं, देखो अल्फा डी ग्लूकोज की प्लस रोटेशन बहुत ज्यादा होती है, बीटा डी ग्लूकोज की माइनस, वो फ्रक्टोज की माइनस रोटेशन उससे कम होती है, तो ओवरऑल ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी बन जाता है। लेकिन अगर मैं सुक्रोज को हाइड्रोलाइज कर दूं इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेस, इन्वर्टेज या फिर H प्लस की प्रेजेंस में, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का इक्विमोलर मिक्सचर बन जाएगा। और उस इक्विमोलर मिक्सचर के अंदर जो ग्लूकोज है वो म्यूटा रोटेशन शो कर देगा, जिसकी ऑप्टिकल रोटेशन नियर अबाउट 56 डिग्रीज है। तो अब ये जो सॉल्यूशन बनेगा, इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, वो लीवो रोटेटरी होगा। मतलब हाइड्रोलिसिस होने पर सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लीवो रोटेटरी बन जाता है। हाँ, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। लिख लो डेफिनेशन। Inversion of cane sugar. Inversion of cane sugar. The change in optical rotation. The change in optical rotation of sucrose. The change in optical rotation of sucrose due to its hydrolysis due to its hydrolysis into an equimolar mixture into an equimolar mixture of glucose and fructose due to an into an equimolar mixture of glucose and fructose followed by mutarotation of glucose is termed inversion of
cane sugar. Is termed inversion of cane sugar. ठीक है? ओके, तो हमने सुक्रोज की बात कर ली, हमने इन्वर्जन ऑफ द केन शुगर की बात कर ली. अब हम थोड़े से पॉलीमर्स की बात कर सकते हैं. वी कैन टॉक अबाउट ग्लाइकोजन, वी कैन टॉक अबाउट स्टार्च एंड वी कैन टॉक अबाउट सेल्यूलोज. जब हम ग्लाइकोजन की बात करते हैं तो ग्लाइकोजन इज अ ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. अल्फा डी ग्लूकोज का ब्रांच्ड पॉलीमर है. जब हम स्टार्च की बात करते हैं, स्टार्च इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज. और जब हम सेलुलोज की बात करते हैं तो सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्री. Glycogen is a storage system in animals. Starch is a storage system in plants, while cellulose is a structural material. Cellulose को प्लांट वापस कंज्यूम नहीं कर सकते. सेलुलोस, कॉटन, जूट, बार के जो कपड़ों की छाल लेते, ये सेलुलोस है. हाँ, ठीक है. So this is what we have cellulose. Clear? And now this is what we understand by a thing called carbohydrates. Once we have talked about the carbohydrates, now we are going to talk about something called the nucleic acids. ठीक है? Okay. So that's what we have as the things. और अब हम बात करेंगे about the nucleic acids. मैं तुम्हें छोटा सा सिंपल सा एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं. न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं और क्या करते हैं. क्या हुआ? तुम दोनों चक्करबाजी बंद करो, तुम यहां आ जाओ. बहुत चक्कर चला रहे हो. We have something called nucleic acids. ठीक है? न्यूक्लिक एसिड की जब हम बनाने की बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, these building blocks are called nucleotides. न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स के दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं. दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, दो तरह के नहीं, दो पार्ट्स हैं. One constituent part is what we call as phosphate. Okay, this phosphate is written something like this. ये phosphate है. Clear? अब यहां पे फॉस्फोरिक एसिड का एस्टर बनता चला जाता है तो इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं. और दूसरा पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड. ठीक है? न्यूक्लियोसाइड फर्दर इज मेड अप ऑफ टू यूनिट्स. One unit is what we call as a pentose sugar. पेंटोज शुगर हमारे पास दो
तरह की हैं। अब यहां पे दो तरह की शुगर्स हैं। एक इज कॉल्ड डीऑक्सी राइबोज, लिखा था इसका फॉर्मूला हमने, और दूसरा राइबोज। ठीक है, जब न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं, ये न्यूक्लियोसाइड के अंदर दूसरे, द सेकेंड पार्ट इज व्हाट वी कॉल एज न्यूक्लिक बेस। दीज आर नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस है ये। अब न्यूक्लिक बेस दो टाइप के है, दो तरह के है। वन इज कॉल्ड प्यूरीन्स। प्यूरीन्स हमारे पास है एडेनिन, गुआनिन। ठीक है, दूसरा हमारे पास है पिरिमिडीन्स। पिरिमिडीन्स हमारे पास तीन तरह के हैं, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज thiamine, uracil and cytosine। तो हमारे पास ये अलग अलग यूनिट्स हैं। अब जब यहां पे रिएक्शन होता है, so what we find is that these nucleic bases, they interact with the pentose sugar to form the nucleosides। ठीक है, कौन सा मर्ज करता है? एडेनिन इसके साथ रिएक्ट कर सकता है, साइटोसिन इसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है, गुआनिन इसके साथ रिएक्ट कर सकता है, गुआनिन इसके साथ रिएक्ट कर सकता है, थायमिन इसके साथ रिएक्ट कर सकता है, इसके साथ नहीं करता। यूरासिल इसके साथ रिएक्ट कर सकता है, इसके साथ नहीं कर सकता। साइटोसिन इसके साथ भी रिएक्ट करता है, इसके साथ भी रिएक्ट करता है। पहले देख लो एक बार, इधर देख लो एक बार, अब एक बार इधर देखो, ये ये ठीक है, इज इट क्लियर? कोई डाउट? यहां पर चार हमारे पास डीऑक्सी राइबोज के बन गए, चार हमारे पास राइबोज के बन गए। ठीक है, चार इसके बन गए, चार इसके बन गए। ओवरऑल हमारे पास 8 न्यूक्लियोसाइड बन गए, हमारे पास 8 न्यूक्लियोटाइड्स बन गए। न्यूक्लियोटाइड भी 8 ही बन जाएंगे। ठीक है, जिनमें से 4 डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड्स हैं और 4 हमारे पास राइबोज न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हमारे पास इन न्यूक्लियोटाइड्स को यूज करके हमें न्यूक्लिक एसिड्स बनाने हैं। एक और खास बात यह है कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड के साथ डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड ही जुड़ते हैं, डीऑक्सी के साथ ऑक्सी राइबोज नहीं जुड़ता। तो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द शुगर दे कंटेन। तो एक न्यूक्लिक एसिड हमारे पास बन जाएगा जो डीऑक्सी राइबोज शुगर से बना है, दैट इज कॉल्ड डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और दूसरा
राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। दिस deoxyribose nucleic acid is what we call as a DNA, and ribose nucleic acid is what we call as RNA. Any confusions with that? ओके, अब हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स हो गए। नाउ दीज न्यूक्लिक एसिड्स में एक खास बात है, आई बिलीव आपके पास कंप्यूटर्स है, तुम्हारे पास भी कंप्यूटर्स था, तुम्हारे पास बायोलॉजी है, ओके। लेकिन इतना तो कंप्यूटर सबको आता ही है कि कंप्यूटर्स के अंदर जो मशीन लैंग्वेज होती है दैट इज द सीरीज ऑफ जीरोस एंड वंस, 0 and 1 0 1। अभी जो बाइनरी कोड है, 0 और 1 का जो कोड है, इस 0 और 1 के कोड से हम कुछ भी बना देते हैं, सब कुछ बन जाता है, ठीक है ना। 0 और 1 से ही सब कुछ बन जाता है। अब सोचो, अगर आपके पास 2 की जगह 4 डिजिट्स है, 0 और 1 के अलावा तुम्हारे पास 4 डिजिट्स है, जैसे कि समथिंग लाइक ATGNC, ठीक है। डोंट यू सिंपली थिंक दैट हम हाफ द स्पेस में डबल द इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, है ना। बढ़ जाएगी ना, 4 डिजिट हो गए तो। कांट वी कंसिडर दिस न्यूक्लिक एसिड टू बी द सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट्स? एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। तो क्या हम इसकी सीक्वेंस में जो भी इंफॉर्मेशन हम डालना चाहें डाल नहीं सकते? एंड रिमेंबर, as compared to our modern storage devices, ठीक है, उनके कंपैरिजन में ये और भी ज्यादा एफिशिएंट होगा, क्योंकि मॉडर्न स्टोरेज डिवाइसेस में हम मॉलिक्यूल्स को अरेंज करते हैं, यहां मॉलिक्यूल्स में अरेंजमेंट है, वहां मॉलिक्यूल से लिख रहे हैं, यहां मॉलिक्यूल ही इंफॉर्मेशन है। Got it? And that is how these nucleic acids are the information archives. तो डीएनए के अंदर चेंज, वही तो बात है ना बेटा, कि तुम्हारे पास एक पूरा इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, एक प्रोग्राम कोड लिखा हुआ है, या पूरी इंफॉर्मेशन लिखी है, वहां पे तुमने बिट्स और बाइट्स चेंज कर दी। नहीं बेटा, वो पूरा का पूरा सीक्वेंस ही इसका बना हुआ है। जैसे कि हमारे पास अगर एक स्ट्रैंड है, लेट्स से ये एक स्ट्रैंड है, अब इस स्ट्रैंड में यहां पे हमारे पास ए है, यहां पे हमारे पास जी है, यहां पे हमारे पास ए है, ये फिर से ए है, ये जी है, ये टी है, ये सी है, ये सी है, ये ए है, ये टी है, ये जी है, ये जी है, कुछ भी हो सकता है, ये पूरी की पूरी एक सीक्वेंस है। दिस इज द स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए। अब डीएनए स्ट्रैंड एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब इसको ऐसे बनाया जाता है, ऐसे बना दिया हमने। वो मेरे को भी, मैंने भी बहुत एक्सपर्टीज करके साथ में बनाया, इस तरीके से बन जाता है। दिस इज द वे टू राइट मेक इट, ठीक है। तो दिस इज द डीएनए स्ट्रक्चर। अब इस डीएनए स्ट्रक्चर के अंदर दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, और यहां पर एक स्ट्रैंड के ऊपर ये जो दूसरा स्ट्रैंड बनता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का मतलब है कि जहां भी ए होगा उसके सामने हमेशा टी होगा, जहां भी जी होगा उसके सामने सी होगा।
तो अगर डीएनए को कंप्लीटली हाइड्रोलाइज कर दिया जाए, डीएनए का एक स्ट्रैंड लेकर कंप्लीटली हाइड्रोलाइज कर दिया जाए, तो ए और टी, जी और सी एग्जैक्टली बराबर होंगे, लेकिन ए और जी का कोई रिलेशन नहीं होगा. दैट प्रूव्स दैट डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर विद कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स. इज दिस क्लियर? बता तो दिया, अब ये भी तो बताया. बेटा एक बात समझो, बहुत ज्यादा नॉलेज की बात जहां तक आती है, मैं तुम्हें इतना बता देता हूं, एक सिंपल सी बात बता देता हूं, मे बी शी वुड बी एबल टू एग्री विद इट, पता नहीं. वो ये कि व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द फर्स्ट सेल दैट वाज फॉर्म्ड, द वेरी फर्स्ट सेल दैट वाज एवर फॉर्म्ड, उसके अंदर एक डीएनए स्ट्रैंड था, बहुत छोटा सा बेसिक फंक्शन वाला था, जिसके अंदर सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन थी कि रेप्लिकेट कैसे करना, और कुछ भी नहीं थी. उसका सिर्फ एक काम था जो पहला सेल बना था, कि इट विल एब्जॉर्ब द एनर्जी, द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सराउंडिंग एंड रेप्लिकेट. एब्जॉर्ब रेप्लिकेट, उसका काम सिर्फ इतना था. नॉट एमीबा, एमीबा तो ग्रो करता है, वो सब कुछ करता है, वहां पे कोई ग्रोथ नहीं थी. वो एब्जॉर्ब करता था, बड़ा होता था, स्प्लिट अपार्ट, एब्जॉर्ब हुआ, बड़ा हुआ, स्प्लिट अपार्ट, अपने आप को रेप्लिकेट करता चला जा रहा था. जो पहला सेल बना था उसको कोर्सरवेट कहा गया था. ठीक है, उसके अंदर भी एक बेसिक डीएनए था. ओके, उसके बाद वो इवॉल्व हुआ, उसने कुछ और फंक्शंस लेने शुरू कर दिए. उसके डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी ना, उसने उसे चेंज नहीं किया, उसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, डीएनए बड़ा हो गया. फिर उसने और इंफॉर्मेशन गैदर की, ऐड 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 ऐड. एक डीएनए बहुत बड़ा हो गया, दूसरा बना दिया, दो बन गए, चार बन गए, छह बन गए. ह्यूमन बींग्स हैव 46 इन ईच सेल. हमारे, इसे क्रोमोसोम्स बोलते हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं, ईच क्रोमोसोम इज अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. इन 46 क्रोमोसोम में वो पहला कोसर्वेट जो बना था ना, उससे लेकर आज तक जितने चेंजेस हुए इस ह्यूमन इवोल्यूशन में, अब अगर कोई यहां से ब्रांच कर गया तो इसका अलग अलग हो गया, लेकिन यहां पे जो चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, सब में इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है, कोई डिलीट नहीं हुई है. तो अगर ह्यूमन डीएनए को देखा जाए, जीनोम, तो सीधा सीधा लिंक बनता चला जाएगा, कहां से कहां क्या आया, पूरा एवोल्यूशनरी पाथ डीएनए से बन जाएगा. एंड दैट इज हाउ वी ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन किससे लिंक्ड है, बाय स्टडिंग द डीएनए. हाँ, तभी उससे रिलेट करते हैं, और कहां पे ब्रांचिंग हुई है, यानी कि देयर इज अ कॉमन एंसेस्टर ऑफ बंदर एंड ह्यूमन बींग्स. अब वो कॉमन एंसेस्टर कहां से है, कौन है, वो पता चल जाता है कि कहां पे ब्रांचिंग हुई है, कहां पे डीएनए डिफर होने शुरू हो गए, यहां से कितने स्ट्रैंड तक कॉमन है, फिर उसके बाद डिफर हुआ. दैट इज हाउ वी फाइंड इट आउट. क्या पूछ रहा उससे? भाई को यही पार्ट इंटरेस्टिंग है, बाकी तो बहुत ही गंदा है. हाँ, टर्म्स आर ओके, टर्म्स तो हो जाती हैं. इज दैट क्लियर? सो दैट इज व्हाट वी हैव एज डीएनए, आरएनए. अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन्स. क्लियर? जब प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अ थिंग कॉल्ड द अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड, ठीक है, वी कैन इवन से इट्स अल्फा अमीनो एसिड. ठीक है,
टॉकिंग अबाउट अल्फा अमीनो एसिड का मतलब यह है कि हमारे पास ये H2N है, यहां हमारे पास CH है, ये COH है, और यहां पे एक ग्रुप है G. नाउ एज यू कैन सी दिस इज द अल्फा कार्बन. तो अमीनो ग्रुप अल्फा कार्बन पे जुड़ा हुआ है. सो दैट इज व्हाई दीज आर अल्फा अमीनो एसिड्स. Now these alpha amino acids are the constituent parts of the the proteins. इनके पॉलीमराइजेशन से प्रोटीन्स बनते हैं. Is it clear?